हेलो एवरीवन। हाय, मैं नेहा यादव। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पहले पढ़ेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो कंट्री के अंदर विद इन इट्स बॉर्डर्स में जो भी इश्यूज उठते हैं, चाहे वो कम्युनलिज्म से रिलेटेड हो या फिर देश में अगर किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है जो सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है, उसके बॉर्डर्स के अंदर हो रहा है, तो उसे हम इंटरनल सिक्योरिटी में काउंट करेंगे। इंडिया की अगर सोवरेनिटी के ऊपर बात आती है और लॉ एंड ऑर्डर उसके वजह से उसके मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारा इंटरनल सिक्योरिटी में काउंट होता है। और जब हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब फॉरेन कंट्री से कोई अटैक होता है या हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, हमारे बॉर्डर्स पे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ लगे हैं, वेदर इट इज़ अ चाइना और पाकिस्तान, उनके तरफ से कोई अटैक होता है तो उसे हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी में काउंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, तो आप इसको पर्सनली पढ़ भी सकते हैं। और मैंने समझा दिया है एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी में मेन डिफरेंस क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी जो विद इन इट्स बॉर्डर में कोई भी इश्यूज़ होता है, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अगर कोई फॉरेन कंट्री हम पे अटैक करती है, उसका कोई एग्रेशंस होता है, तो वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में काउंट होता है। जो बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में, वो ये है इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडिया में है वो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका मतलब इसको देखती है इंटरनल सिक्योरिटी को। और अगर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो इसे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए देखा जाता है। तो हमने ये बेसिक चीज़ पढ़ ली कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है और इंडिया के अंदर उन दोनों को देखता कौन है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि स्टेट को ना 4 चीज़ों से थ्रेट है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट क्या होता है। दैट इज़ द इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल और एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। तो अगर हम ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट है ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था। और जैसे कि मैंने एरो डाल के समझा रखा है कि इंटरनल थ्रेट का मतलब क्या होता है। इंटरनल थ्रेट का मतलब अगर हमारे देश में, हमारे कंट्री में अगर सेकुलरिज्म से रिलेटेड कोई वायलेंस हो रहा है या कम्युनलिज्म से रिलेटेड रॉबरी हो रही है, मर्डर हो रहा है, और नक्सलिज्म के हम बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये जितने भी मैटर है ये इंटरनल में आ जाते हैं कि इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, अगर फॉरेन कंट्री से कोई अटैक वगैरह हो रहा है तो वो हमारे एक्सटर्नल में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर चाइना से कोई अटैक हो रहा है या फिर पाकिस्तान जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, यहाँ से अगर कोई फॉरेन एग्रेशंस आता है जिससे कि इंडिया के ऊपर कोई ख़तरा बनता है तो वो सारा एक्सटर्नल में आता है। फिर जो तीसरा थ्रेट है दैट इज़ द इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। इंटरनली एडेड एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अपने देश में कोई चाल चल रहा है दूसरे के देश पे हमला करने के लिए, एग्जाम्पल लेना चाहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान टेररिज्म के ज़रिए इंडिया पे अटैक करना चाहता है। वो सारे मतलब जितने भी कॉन्स्पिरेसी है वो तो अपने कंट्री में चल रहा है, लेकिन वो अटैक किसके थ्रू कराना चाहता है? टेररिज्म से। जो ये वर्ड टेररिज्म है ना, ये हमारा इंटरनली एडेड एक्सटर्नली में काउंट होता है। और फिर आता है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। जैसे आपने खालिस्तान मूवमेंट के बारे में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में भी रहता है, तो ये हमारा एक्सटर्नली एडेड इंटरनल में काउंट होता है। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट बता दी कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। एक बार और मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल, सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल, थर्ड वन इज़ इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सटर्नली एडेड इंटरनल।
तो इसको मैं नोट्स के ज़रिए आपको बता रही हूँ कि आपको दोबारा से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देखकर अपने नोट्स एक प्रिपेयर कर लेते हैं, काफ़ी हॉलिस्टिक मैनर में इसको मैंने कवर किया है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं और इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट इंटरनल थ्रेट से काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर कोई भी चीज़ नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारी हो रही है, कोई भी इवेंट्स हैपेंड हो रहा है, तो वो इंडिया पे भी ऑफ कोर्स सी बात है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम म्यांमार का इशू ले लें, जिसमें रोहिंग्या का इशूज़ था, तो उनके रहने की मतलब उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, तो काफ़ी रोहिंग्यास इंडिया में आके सेटल डाउन हुए। तो फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नली कोई भी इवेंट होता है तो उसका इंडिया पे काफ़ी हद तक असर पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवेंट्स हैं, वो इंटरनल भी इम्पैक्ट करते हैं इंडिया को। इसमें मैंने आपको मेंशन कर रखा है। और अगर हम बात करना चाहें कि इंटरनल सिक्योरिटी के और क्या मुद्दे हो सकते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी का अभी लफ्ज़ जिहाद जो है वो काफ़ी हद तक न्यूज़ में चल रहा है, लफ्ज़ जिहाद के ऊपर। तो ये हमारा इंटरनली मैटर इसे कहा जा सकता है। जितने भी फेक न्यूज़ होती हैं, र्यूमर्स होता है, ये सारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे हैं। तो ये सारे जो इवेंट है वो इंटरनल में काउंट होंगे। तो और इस इंटरनल चीज़ों की वजह से ये जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारी कंट्री में, उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो इसीलिए इसका मेंटेनेंस काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। एट्रीब्यूट्स इन द सेंस कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम देखा जाए तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ इट सिक्योर्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल सोवरेनिटी। सेकेंड इज़ मेंटेन द डोमेस्टिक पीस। इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने से हमारी डोमेस्टिक जो पीस है कंट्री में वो बनी रहती है। प्रेवलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक अच्छे तरीके से चलता है। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ लैंड शुड प्रोटेक्ट द एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। जैसे कि हमारा इंडिया का जो लॉ है वो हर किसी को प्रोटेक्ट करता है, वो रेस वगैरह या फिर कलर पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ का, और इसको हम एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में भी काउंट कर सकते हैं। फिर है एब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम द फियर्ड इम्प्लाइंग इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर पीपल एज अ गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज़ अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड द कम्युनल हार्मनी। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेजर चैलेंजेस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी को, किस वजह से हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ती है, उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हिंटरलैंड टेररिज्म। ये तो काफ़ी ही मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी थ्रेट और एक मेजर चैलेंज भी है। सेकेंड इज़ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी एंड टेररिज्म के बारे में जैसा आप जानते हैं, वो भी एक मेजर चैलेंज है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि काफ़ी हद तक इसका इशू रहता है। इंडिया अपना मानता है जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान अपना मानता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो ये भी हमारा एक मेजर चैलेंज है। फिर जो भी इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, there is also a cyber crime and the cyber security related issues that is also included in the major challenges to the internal security. Other side, organized crimes and its nexus with terrorism, communalism, caste and the ethnic tensions, regionalism. Guys, please focus. It is not a religion based, it is a regionalism, region based. And interstate dispute, border management, and the coastal security is also included in major challenges to internal security.
Most of the students skip this topic. Please focus on the topic. तो यहाँ पर एक न्यू टॉपिक है जिसका मीनिंग मैं आपको समझाना चाहूँगी, दैट इज़ अ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है गाइस? रीजनलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ही एरिया के ऊपर ध्यान देकर उसकी आइडियोलॉजी बनाई जाती है। ये एक तरह का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मैम है, तो वो उनकी आइडियोलॉजी ये रहती है कि उन्हें अपने वेस्ट बंगाल को काफ़ी डेवलप करना है। तो मतलब वो अपनी जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित रखती हैं, वो पूरी इंडिया की, पूरी देश की बात नहीं करती हैं। तो वो एक तरह से रीजनलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि वो एक बस एक रीजन के लिए ही फोकस्ड हैं, या फिर उसी के डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके बारे में सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे रीजनलिज्म की बात हो रही है तो रीजनलिज्म का मीनिंग तो और यही होता है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक सिर्फ रीजन तक ही सीमित रह जाती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बता रखा है, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल social system based on one or more regions and or the national normative and economic interest of a specific region। जो किसी स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं तो उसमें हमारा रीजनलिज्म काउंट होता है। तो गाइस ये हाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। तो इस पे मैंने आपको ये समझाया है। आगे के चैप्टर्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। आगे के चैप्टर्स में मैं और भी जितने टॉपिक्स हैं उसको कवर कराऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।